everyone, welcome to my YouTube channel Comtures. I hope you all are learning well with Comtures. So this is tutorial number 19 of business studies for class 12, and in this tutorial we will continue second chapter of unit number 2 which is scientific management. Okay, previous tutorials में हम already cover कर चुके हैं principles of scientific management. Okay, and आज हम discuss करने वाले हैं scientific management की techniques. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस सेशन, इफ यू आर न्यू विजिटर ऑन माय चैनल देन प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज टू हिट द लाइक बटन एंड आल्सो डू शेयर दीज ट्यूटोरियल्स एंड माय चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स टू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट्स जो इस चैनल के साथ जुड़े. ठीक है, एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स की मेक श्योर कि आप जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको कंप्लीट वॉच किया करो, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से समझ में आए एंड आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. देखो, जब एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी दे ही दिए थे तो उनको टेक्निक्स देने की क्या ज़रूरत पड़ी. देखो, जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो प्रिंसिपल्स दिए हैं ना, वो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, बट अब उन प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो, इसके लिए टेलर ने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं. ठीक है, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो टेक्निक्स दी हैं एफडब्ल्यू टेलर ने, इसका मेन फोकस ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने ही प्रोपाउंड करी हैं, इनका मेन फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना और मिनिमम वेस्टेज से मिनिमम कॉस्ट से करना. ठीक है, हर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली यूटिलाइज करना, ताकि जो वेस्टेज है हर रिसोर्सेज की, चाहे मनी है, चाहे स्किल्स हैं, चाहे लेबर है, जो भी रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैन, मटेरियल, मशीनरी, उन सब का जो वेस्टेज है वो कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, वर्कर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो और वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हों और ऑर्गेनाइजेशन भी जो अपनी फंक्शनिंग है वो स्मूथली करे. ठीक है, सो बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है ये आपको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देती हैं कि जो एफडब्ल्यू टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको हमने किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सके. ठीक है, अब कौन कौन सी टेक्निक्स जो है एफडब्ल्यू टेलर ने दी हैं. नंबर 1 है फंक्शनल फॉर्मनशिप. ठीक है, नंबर 2 है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क. नंबर 3 है सिंप्लीफिकेशन. नंबर 4 है मेथड स्टडी. नंबर 5 है मोशन स्टडी. नंबर 6 है टाइम स्टडी. नंबर 7 है फटीग स्टडी. नंबर 8 है डिफरेंशियल वेज सिस्टम एंड नंबर 9 है मेंटल रेवोल्यूशन. सो बेसिकली ये टेक्निक्स हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी हैं. ठीक है, और कई बुक्स में इनको डिवाइड किया गया है कि जैसे स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क एक है. ठीक है, देन मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी जो है ये आपकी वर्क स्टडी का ही पार्ट होती है. ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपकी डिफरेंशियल वेज सिस्टम एंड मेंटल रेवोल्यूशन. क्लियर. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज टेक्निक्स वन बाय वन. ठीक है, मैं ये आपको जो टेक्निक्स है 2 ट्यूटोरियल्स में कवर करवाऊंगी, ताकि आपको हर एक टेक्निक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक विच इज फंक्शनल फॉर्मनशिप. देखो, फंक्शनल का मतलब क्या होता है, कार्यात्मक. ओके, या आप कह सकते हैं ऑपरेशनल या फिर वर्किंग. ठीक है, फंक्शनल का मतलब क्या होता है, जहाँ एक्चुअली में वर्क होता है, वर्किंग एरिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज फॉर्मनशिप. फॉर्मनशिप का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ ग्रुप. ठीक है, या आप बोल सकते हैं जो सुपरवाइजर होता है. ठीक है, या जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं वो लोग, यानी कि वो लोग जिनका वर्कर्स के साथ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है डेली बेसिस पर, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मनशिप. क्लियर. अब देखो, फंक्शनल फॉर्मनशिप जो टेक्निक है बेसिकली ये डिवीजन ऑफ वर्क वाला जो प्रिंसिपल है उसी का ही एक्सटेंशन है. ठीक है, हेयर टेलर एडवोकेटेड दैट
स्पेशलाइजेशन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। फंक्शनल फॉर्मनशिप जो टेक्निक है बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क वाले प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो टेलर है वो बोलते हैं कि हमने फैक्ट्री लेवल पर क्या अचीव करना है, क्या इंट्रोड्यूस करना है, स्पेशलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, फैक्ट्री। जब मैंने आपको FW टेलर के प्रिंसिपल्स जो है स्टार्ट करवाए थे तो उसी में मैंने आपको बताया था कि जो FW टेलर के प्रिंसिपल्स एंड जो टेक्निक्स है उनका बेसिकली किसके ऊपर मेन फोकस है, सुपरवाइजरी लेवल के ऊपर या फिर ऑपरेशनल लेवल, यानी वो एरिया जहाँ पर एक्चुअली में वर्कर्स जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनकी बेसिकली जो प्रिंसिपल्स एंड जो टेक्निक्स हैं उनका मेन फोकस किस चीज़ पे है, टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, ठीक है। तो जो FW टेलर के प्रिंसिपल्स हैं इनका मेन फोकस किस पर है, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल, यानी जहाँ पर एक्चुअली में वर्क हो रहा है, ठीक है। अब फंक्शनल फॉर्मनशिप टेक्निक में FW टेलर ये बोलते हैं दैट यू हैव टू इंट्रोड्यूस स्पेशलाइजेशन इन द फैक्ट्री, ठीक है। टेलर इस टेक्निक में बात करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन। टेलर इस टेक्निक में ये बात करते हैं कि हमने वर्कर्स के लिए सुपरविजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, सो दैट वर्कर्स अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म करें एंड जिससे उनकी वर्क की जो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। सो टेलर ने बेसिकली बात करी है कि जो फैक्ट्री लेवल पर सुपरविजन को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर टेलर ने कुछ क्वालिटीज जो है हर सुपरविजन या फॉरमैन में होनी चाहिए उनको भी आइडेंटिफाई किया है एंड उन क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद टेलर ने ये कंक्लूड किया है कि हर एक पर्सन में सारी क्वालिटीज जो है वो नहीं हो सकती, हर एक बंदा हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। नो डाउट हर एक पर्सन को हर एक चीज़ की नॉलेज जरूर हो सकती है, बट हर एक बंदा 1, 2 या 2 से 3 कह लो, लेकिन हर चीज़ में वो बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सो टेलर ने बोला कि स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए क्या करना है, फैक्ट्री को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड एक बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड इन दोनों डिपार्टमेंट्स में 4 इंचार्जेस या 4 सुपरवाइजर्स जो हैं उनको अपॉइंट कर दो, ठीक है। सो पहला वाला है प्लानिंग ऑफिसर या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकंड है प्रोडक्शन ऑफिसर या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब प्लानिंग ऑफिसर में कौन कौन से हैं, पहला है रूट क्लर्क, सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड फोर्थ वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर, ठीक है। अब फर्स्ट वन है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बेसिकली ये बताता है कि किस सीक्वेंस में वर्क करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए काम का, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, यानी किस सीक्वेंस से हमने काम को करना है, ठीक है। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये क्या करता है, ये वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरीके से वर्क करना है, कौन सा मटेरियल यूज करना है, किस तरीके से मशीनरी को ऑपरेट करना है, ठीक है। द नंबर थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, ये क्लर्क बताता है कि कब काम को स्टार्ट करना है, कब वर्क को फिनिश करना है और पूरे काम को करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ये वाला क्लर्क ये भी बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट जो है वो इनकर होगी, ठीक है। एंड लास्ट वन है डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर बेसिकली ये वाला क्लर्क ये इंश्योर करता है कि हर वर्क जो है डिसिप्लिन मैनर में होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही वर्क करें, ठीक है। सो ये थे प्लानिंग डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वाला कौन सा डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर प्रोडक्शन ऑफिसर्स। अब प्रोडक्शन ऑफिसर्स में नंबर 1 है गैंग बॉस, नंबर 2 है स्पीड बॉस, नंबर 3 है रिपेयर बॉस एंड लास्ट वन इज इंस्पेक्टर, ठीक है। इस तरह से आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट वन है गैंग बॉस। अब गैंग बॉस क्या होता है, देखो वर्कर्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड हर एक ग्रुप का एक लीडर सेलेक्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है गैंग बॉस, ठीक है। अब गैंग बॉस जो ये देखता है कि जो मशीनरी एंड मटेरियल अवेलेबल है काम के लिए या फिर नहीं, कि गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वर्कर्स को टाइमली मटेरियल प्रोवाइड करे और ये चेक करे कि जो मशीनरी है क्या वो वर्किंग कंडीशंस में है या फिर नहीं, ताकि फैक्ट्री में किसी भी तरह की काम की जो रुकावट है वो ना आए, ठीक है। देन सेकंड है स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस का क्या काम होता है कि ये देखता है कि क्या वर्क जो है वो स्पीडली हो रहा है या फिर नहीं। अगर वर्क स्पीडली नहीं हो रहा है तो वो रीजंस फाइंड आउट करता है कि किस वजह से काम स्लो हो रहा है एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सॉल्यूशन फाइंड आउट करे कि क्यों वर्क स्लो हो रहा है एंड उसको स्पीडली
कराने की कोशिश करें, ठीक है। नंबर 3 है रिपेयर बॉस। अब रिपेयर बॉस क्या करता है, ये चेक करता है कि क्या मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है क्या वो सही हैं या फिर नहीं, मीन्स वो वर्किंग कंडीशन में है या फिर नहीं। अगर उनको लगता है कि कोई भी मशीनरी, टूल्स या इक्विपमेंट्स जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है या कोई डिफेक्ट है, तो ये रिपेयर बॉस की ड्यूटी है कि वो उनको ठीक करवाए, ठीक है। एंड लास्ट वन है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या रोल होता है, इंस्पेक्टर जो है वो हर प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है फैक्ट्री में, उसकी क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी को चेक करता है, ठीक है। इंस्पेक्टर ये देखता है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है क्या वो एज पर प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हुआ है या फिर नहीं। अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि जो प्रोडक्ट है जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उस अकॉर्डिंग भी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, तो जो भी कमी पेशी होती है, जो भी डेविएशंस आते हैं, फिर उसको देखते हुए करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो भी लिए जाते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो फंक्शनल फॉर्मनशिप टेक्निक है इसका मेन फोकस किस चीज़ पर है, स्पेशलाइजेशन को अचीव करना, ठीक है। तो ये है आपकी फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्निक विच इज फंक्शनल फॉर्मनशिप, ठीक है। सो व्हाट इज फंक्शनल फॉर्मनशिप, इसको रीड कर लेते हैं। इट रेफर्स टू दैट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच मेक्स पॉसिबल द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। सो ये थी आपकी फर्स्ट टेक्निक विच इज फंक्शनल फॉर्मनशिप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक विच इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। नाउ व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी कि हर बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंडर्ड सेट करने। टेलर ये बोलते हैं कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, सभी को क्या करना है, आपने स्टैंडर्डाइज्ड करना है, ठीक है। जैसे कि रॉ मटेरियल, प्रोसेस, टाइम, वर्किंग कंडीशंस, प्रोडक्ट, मेथड, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। टेलर ये बोलते हैं कि आपने हर एक चीज़ को क्या करना है, स्टैंडर्डाइज्ड करना है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सिर्फ प्रोडक्ट का ही नहीं सेट करना, हर एक एक्टिविटी का जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, जैसे कि रॉ मटेरियल जो अभी आप खरीद रहे हैं वो भी अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, प्रोसेस, टाइम, वर्किंग कंडीशंस, प्रोडक्ट, मेथड, मशीनरी एक्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट किया गया कि जो भी वर्कर्स हैं वो सिर्फ इवनिंग के 5 PM तक ही वर्क करेंगे। ये एक स्टैंडर्ड है कि जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ 5 बजे तक ही काम करेंगे, उसके बाद जो कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले भी कोई नहीं जाएगा, 5 बजे तक ही सब जो है वो काम करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जो डेली वर्कर्स जो हैं वो डेली के डेली 30 यूनिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करेंगे ही करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड है कि हर वर्कर को डेली 30 यूनिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करने ही करने हैं, ठीक है। तो टेलर ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन सबको क्या कर दो, स्टैंडर्डाइज कर दो। फॉर एग्जांपल आप लोग स्वीट्स खाते हैं, ठीक है, यानी कि मिठाइयाँ, ठीक है। अब हम कैसे बोलते हैं कि कोई स्वीट की शॉप जो बहुत अच्छी है, उसकी जो स्वीट्स हैं वो बहुत टेस्टी है, ये हम कैसे बताते हैं कि उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन कर रखी है, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि उस वाले मिठाई वाले की दुकान के ना गुलाब जामुन बहुत टेस्टी है। अब वो किस तरीके से हम बोलते हैं कि वो उसकी गुलाब जामुन टेस्टी है और दूसरे वाले के गुलाब जामुन टेस्टी नहीं है, वाई, क्यों, क्योंकि उसने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है। वो जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करता है वो गुड क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करता है, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करता है। जिस भी तरह से वो उस गुलाब जामुन को बनाता है वो एक स्टैंडर्डाइज्ड है, एक अच्छे वे से बनाता है। जो भी मशीनरी यूज़ करता है, जो भी उसका लेबर है वो साफ़ सुथरा है, यानी अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ें हैं अपनी स्वीट शॉप में रखता है, जिसकी वजह से उसकी जो मार्केट में रेपुटेशन है वो अच्छी होती है। क्लियर। अब सिमिलरली अब आप लोग देखें जैसे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आईफोन है, मैक है, तो जब भी एप्पल अपना कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में लॉन्च करता है तो सभी कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट पे इजीली रिलाई करते हैं। वाई, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने एक मार्केट में अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, यानी कि एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, जिसकी वजह से हम इनके प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, सभी लोग जो है वो खरीदने की चाह रखते हैं एंड सभी लोग खरीदते भी हैं। ऑब्वियसली वाई, क्योंकि सबको पता है कि इनके प्रोडक्ट में कभी भी कोई कमी पेशी जो है वो नहीं होगी। वाई, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक बेंचमार्क जो है वो सेट कर रखा होता है मार्केट में, ठीक है। अब जब हम काम को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि उस कंपनी की जो मार्केट में रेपुटेशन है वो इंक्रीज होती है एंड ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वर्कर्स ईजिली अपने टारगेट्स अचीव कर पाते हैं एंड अपनी जॉब को बेटर वे से परफॉर्म कर पाते हैं एंड ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन भी अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो अचीव कर पाती है,
ठीक है। सो ये आपकी सेकेंड टाइप ऑफ टेक्निक है विच इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। Now let's move to the third technique which is simplification. Now what is simplification? Simplification का मतलब है eliminating unnecessary diversity of products. सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेटिंग अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर टेलर हमें ये समझाते हैं कि जो भी काम है, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, जो भी वेस्टेज है यानी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उन सबको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जो भी आलतू फालतू की इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक पड़ा है उसको क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। ठीक है, बेसिकली इसमें ये बात करी गई है कि वेस्टेज को एलिमिनेट कर कर हर काम को, हर एक्टिविटी को सिंप्लीफाई कर दो। जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो उस काम को जो है हम और इजीली और बेटर वे से कर पाएंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक शूज कंपनी है लाइक एडिडास। ठीक है, आप सभी ने नेम सुने हुए। ठीक है, अब ये जो शूज कंपनी है इसमें डिफरेंट साइजेस के जो है शूज बनते हैं। ठीक है, अब मेनली जो भी लोग शूज वेयर करते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के ही वेयर करते हैं, लाइक 6 है, 9 है, 11 है, जितने भी साइज होता है सभी लोग स्टैंडर्ड साइज के ही शूज वेयर करते हैं। किसी का भी शूज का जो साइज है वो 5.5 या 4.5 या 4.8 इस तरीके का नहीं होता। ठीक है, तो टेलर ये बोलते हैं कि अगर हम इस तरीके के प्रोडक्ट्स रखते हैं अपनी फैक्ट्री में तो इन सबको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। वाई? क्योंकि कुछ भी काम की चीजें नहीं है, जो भी स्टॉक हमारी फैक्ट्री में पड़ा है जो किसी काम का नहीं है, जो यूजलेस है, उन सबको क्या कर दो, उन सबको रिड्यूस कर दो, उन सबको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ताकि वेस्टेज रिड्यूस होगी, कॉस्ट जो है वो कम लगेगी एंड लेबर के एफर्ट्स भी जो है वो सेव होंगे। ठीक है, अब अनदर एग्जांपल इसमें टेलर ये भी बोलते हैं कि दैट यू हैव टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आप देखो आजकल जो भी प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट के अंदर भी कितनी सारी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सफोला के ओट्स आते हैं। ठीक है, आई एम श्योर आप लोग खाते होंगे ओट्स वगैरह। अब जो सफोला के ओट्स आते हैं उनके आगे कितनी सारी वैरायटी है। ठीक है, जैसे जो सफोला के ओट्स आते हैं वो पाव भाजी में भी आते हैं। ठीक है, वो प्लेन वाले भी आते हैं। ठीक है, और उसके बाद टमाटो वाले भी आते हैं, वेजेस वाले भी आते हैं। डिफरेंट टाइप्स की ओट्स जो है वो सफोला मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, अब सफोला वालों को ये लगता है कि हम इतनी सारी वैरायटीज जो है ओट्स की बनाते हैं बट फिर भी अगर हमारी सेल्स जो इंक्रीज नहीं हो रही, हमारे को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो टेलर ये बोलते हैं कि जो आपने इतनी सारी डाइवर्सिटी क्रिएट कर रखी है, यानी उस एक ओट्स की आपने 9-10 वैरायटीज जो बना रखी हैं उसको आप रिड्यूस कर दो। ठीक है, आप 5 ओट्स ही मैन्युफैक्चर करो और उन्हीं 5 ओट्स पे फोकस करो, उन 5 ओट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करो, उनकी क्वांटिटी को अच्छे से रखो, एक स्टैंडर्डाइज रखो, ताकि आपका जो काम है वो क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। तो टेलर ये बोलते हैं कि आपने क्या करना है, काम को सिंप्लीफाई करना है। जो भी वेस्टेज है, जो भी अननेसेसरी टाइप्स या क्वालिटीज या साइजेस या वेट्स प्रोड्यूस कर रखे हैं उनको क्या करना है, उनको एलिमिनेट करना है। ठीक है, एंड जो भी आपने प्रोडक्ट्स की इतनी सारी डाइवर्सिटी बना रखी है, इतनी सारी वेरिएशंस कर रखी हैं, उनको आपने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक, क्लियर? सिंप्लीफिकेशन क्या है? इट रेफर्स टू दैट टेक्निक विच इज यूज्ड टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज, साइजेस, वेट्स एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर? सो ये थी आपकी थर्ड टाइप ऑफ टेक्निक विच इज सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो टेलर अभी बोलते हैं कि ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है एंड जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है ये हम कैसे कर पाएंगे, यानी कि काम का हम किस तरीके से स्टैंडर्ड सेट कर पाएंगे, किस तरीके से हम बिजनेस एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, विद वर्क स्टडी। ठीक है, अब वर्क स्टडी में क्या क्या आता है, मेथड स्टडी प्लस मोशन स्टडी प्लस टाइम स्टडी प्लस फटीग स्टडी। ठीक है, ये क्या होती है, वर्क स्टडी। सो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दी वर्क स्टडी, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि वर्क स्टडी क्या है। वर्क स्टडी के अंदर ये 4 स्टडीज आती हैं, कौन कौन सी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। ठीक है, और ये जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी का मेन पर्पज ये है कि प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम हो, कॉस्ट मिनिमम हो, विद प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Clear? Now let's discuss all these work study techniques in detail one by one. Fourth है method study. मेथड स्टडी में टेलर ने ये बोला है कि किसी भी काम को करने के लिए हमने क्या करना है, वन बेस्ट वे जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है,
टेलर ये बोलते हैं कि हर जॉब को, हर टास्क को, हर वर्क को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वे कंसीडरिंग सेवरल पैरामीटर्स ऑफ द वर्क। यानी कि आपने जो है वन बेस्ट वे जो है काम को करने के लिए वो जो है आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यानी वो मेथड आपने आइडेंटिफाई करना है जो साइंटिफिक होना चाहिए बट नॉट रूल ऑफ थंब, कि आपने ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ स्टक नहीं रहना। जो मैनेजर्स के पुराने एक्सपीरियंसेस हैं या जो मैनेजर्स 5 साल पहले टेक्निक्स यूज़ करते थे वो चीज़ें नहीं आपने करनी, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। रादर आपने जो भी मेथड सेलेक्ट करनी है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते दौरान वो क्या होने चाहिए, वो साइंटिफिक होने चाहिए, ठीक है। अब टेलर ये बोलते हैं चाहे आपने रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना हो या फिर रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना हो या फिर उस फाइनल प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करना हो, यानी हर एक बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए आपने क्या करना है, वन बेस्ट वे जो है उसको फाइंड आउट करना है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ईजिली अचीव हों एंड प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज हो। Clear? So what is method study? It refers to identifying the most suitable way to do a particular activity. Clear? Now move to the next technique which is motion study. अब motion study क्या होती है? Motion study refers to the study of movements like lifting, sitting, putting objects, changing positions, etc. which are undertaken while doing a job. ठीक है? मोशन स्टडी क्या होती है? इट रेफर्स टू स्टडी ऑफ मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, सिटिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, चेंजिंग पोजीशन एक्सेट्रा विच आर अंडरटेकन व्हाइल डूइंग अ जॉब, ठीक है। अब टेलर ये बोलते हैं कि जितनी भी फैक्ट्री में या काम के दौरान जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है ताकि जो वर्क है वो टाइमली कंप्लीट हो, ठीक है। अब टेलर ये कहते हैं कि जब अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हैं यानी आलतू फालतू की जो मूवमेंट्स जो है वर्कर्स कर रहे हैं, जब हम उसको एलिमिनेट कर देंगे तो इससे क्या होगा, जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और प्रोडक्टिविटी भी वर्क की इंक्रीज होगी, ठीक है। अब बात आती है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इसको किस तरीके से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो टेलर यहाँ पर 3 स्टेप्स बताते हैं। टेलर बोलते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी वर्कर्स मूवमेंट कर रहे हैं उनको डिटरमाइन करना है कि जो वर्कर्स हैं कितनी मूवमेंट्स कर रहे हैं, उनकी मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है, यानी कि यू हैव टू डिटरमाइन दी मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। देखना है कि वर्कर्स कितनी मूवमेंट्स कर रहे हैं। देन नंबर सेकेंड हमने क्या करना है, दैट यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद टेलर ये बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्टिव मूवमेंट है एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होती है कि जैसे आप कोई काम के लिए ही मूवमेंट करने से, आप स्टोर में जा रहे हैं, कुछ भी टूल्स लेने हैं, कुछ भी इक्विपमेंट्स लेने हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव मूवमेंट। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है कि आप काम करने की इच्छा नहीं रखते, 2-2 मिनट बाद खड़े हो जाते हो, पानी पीने चले जाते हो, चाय पीने चले जाते हो, किसी से फ़ोन पे बात करने चले जाते हो। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होती हैं, ठीक है। तो सेकंड टेलर ये बोलते हैं दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव मूवमेंट एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। एंड लास्टली थर्ड टेलर ये बोलते हैं कि जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको कट डाउन करना है, ठीक है। जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स वर्कर्स जो कर रहे हैं व्हाइल डूइंग अ जॉब, उनको जो है आपने क्या करना है, कट करना है, ठीक है। कैसे कट करेंगे, इसलिए इसके लिए टेलर ने बहुत सारे मेथड्स जो हैं हर फैक्ट्री में अप्लाई कर देखे हैं। जैसे वो बहुत सारे सिम्बल्स का यूज़ करते हैं एंड कलर्स का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट मोशंस, ठीक है। सो ये होती है आपकी मोशन स्टडी। बेसिकली मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि काम को टाइमली कंप्लीट किया जाए एंड इसके साथ साथ जो वर्कर्स की वर्क परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जाए। अब वर्कर्स जो है काम करते दौरान आलतू फालतू की मूवमेंट करते रहेंगे तो वो वर्क भी नहीं अच्छे से कर पाएंगे, वर्क को टाइमली भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे और टारगेट्स जो हैं वो भी नहीं अचीव कर पाएंगे। वहीं अगर हम जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनको कट डाउन कर देंगे, तो इसके साथ क्या होगा, वर्कर्स की परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी एंड इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जो है वो अचीव होंगे,
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज हमने 5 टेक्निक्स जो हैं वो डिस्कस करी हैं, और अब जो बाकी की 4 टेक्निक्स रह गई यानी कि टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल वेव सिस्टम एंड मेंटल रिवोल्यूशन, ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आज जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इंस्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, स्टडी स्मार्ट एंड स्टे मोटिवेटेड।